Hi guys, I welcome you back to this new lecture of carbon classes and today what we are going to study, आज हम p block elements को पढ़ेंगे। p block elements में कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं? वो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो क्लास 12th में है ना। तो वो वाला पार्ट पढ़ेंगे। मैं कौन हूँ? मैं आपका तुषार, केमिस्ट्री मेंटर एट कार्बन क्लासेस। हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ आपको अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनाने आए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंट्रो की बात करें यार, इस चैप्टर में इंट्रो ही सबसे मेन है। अब इंट्रो में क्या है? इंट्रो में बेसिक प्रॉपर्टीज इन सारे एलिमेंट्स की बात होती है। तो ग्रुप 15 में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? ये तो दोनों हो गए आपके नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्या हो गए आपके नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी आपका मेटलॉइड्स हो गया। ठीक, और जो बिस्मथ आखिरी का बचा वो क्या हो गया? मेटल हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन हो रहा है नॉन मेटल से मेटल तक। क्या हो रहा है? एक ट्रांजिशन हो रहा है नॉन मेटल से मेटल तक, यानी कि देयर इज एन इंक्रीज in metallic character. There is an increase in metallic character, है ना। इतनी बात इजी थी। अब इन सब चीज़ों को याद करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, एक एक वर्ड पकड़ लो सबका। नाना, पापा, आंटी, आंटी एस से है, सब बीमार। ठीक है, अब एंटीमनी को एस भी लिखते हैं, वो ग्रीक नाम है। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है? नाना, पापा, आंटी। नाना, एन से नाना, एन से नाइट्रोजन, पापा, पी फॉर पापा, पी फॉर फास्फोरस। ठीक है, आंटी, ए फॉर आर्सेनिक। ठीक है, सब, एस बी, एंटीमनी, बीमार। बीमार इज बिस्मिथ। इंग्लिश में भी लिखोगे तो बीमार ही लिखोगे ना, तो बी आई इज बिस्मिथ। ठीक है, सो नाना, पापा, आंटी सब बीमार। अब बात करें इनकी अकरेंस की गाइस, तो किस फॉर्म में अकर करते हैं? बेसिकली जो तुम्हारा N2 होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो 78% आपके वॉल्यूम में है। मतलब जो एयर है उसमें 78% क्या है? 78% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज योर नाइट्रोजन। और कैसे अकर करता है यार? नाइट्रोजन दो फॉर्म्स में अकर करता है, एक है चिली सॉल्ट पेट्रे और एक है इंडियन सॉल्ट पेट्रे। चिली सॉल्ट पेट्रे का क्या है? अगर NaNO3 में अकर कर रहा है दैट इज चिली सॉल्ट पेट्रे, और अगर KNO3 में अकर कर रहा है दैट इज इंडियन सॉल्ट पेट्रे। ठीक है, दिस इज चिले सॉल्ट पेट्रे एंड KNO3 इज योर इंडियन सॉल्ट पेट्रे, है ना। सिंपल था, PETRE, पेट्रे। डन गाइस। तो नाइट्रोजन की अकरेंस हो गई। फॉस्फोरस की अकरेंस की बात कर लेते हैं। हाउ डज फॉस्फोरस अकर? तो फॉस्फोरस अपना एपेटाइट फैमिली के क्रिस्टल्स में मिलता है। सो लिखोगे इट अकर्स एज या अकर्स इन मिनरल्स ऑफ कौन सी फैमिली? ये याद रखना, एपेटाइट फैमिली। ठीक है, फॉस्फोरस कैसे अकर कर रहा है? इट अकर्स इन द मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। क्या सीन रहता है इसमें? एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला देखो, Ca9 PO4 6 डॉट CaX2, जहाँ पर X2 क्या है? X2 इज योर फ्लोरीन हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, यहाँ पर OH आयन हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अकरेंस। आगे बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की।
सो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ तुम्हारे सल्फाइड मिनरल्स के साथ मिलते हैं। तो लिखोगे दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड मिनरल्स। सल्फाइड मिनरल्स, ठीक है गाइस। सो पहले पेज में हमने क्या बात कर ली, हमने ग्रुप 15 के बारे में जाना। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में मिलते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल में, वो सब देखा। देन हमने उनके अकरेंस की बात की। आगे बात करते हैं हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी बहुत सिंपल सी है गाइस। कैसी है? NS2 NP3 टाइप है। NS2 NP3 टाइप है। अगर डब्बों में भरा जाए, डब्बों में भरा जाए, ये तुम्हारा NS है और NP3, तो कैसे भरेगा? कुछ ऐसे भरा जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, S वाला जो शेल है वो फुल फिल्ड है और P वाला जो शेल है वो हाफ फिल्ड है। मतलब ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? ये थोड़ी आपकी एक्स्ट्रा स्टेबल टाइप कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? इट इज समवट एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने को इतनी बात करनी है। आगे की बात करेंगे तुम्हारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले स्लाइड पे। सो नेक्स्ट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहती है कि इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। बात बहुत सही है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब क्या हो रहा है, पहले तो ये समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी का मतलब हमेशा समझो कि ये एनर्जी है। एंथैल्पी क्या है? हमेशा से एनर्जी को ही डिनोट करता है। अब ये कोई एटम है ना, इसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या काट रहा है? चक्कर काट रहा है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस शेल से उठाकर इंफिनिटी पे फेंक दे, है ना, या दूसरे शेल में फेंक दे, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी चाहिए जो कि इस आउटर मोस्ट शेल के इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके किसी हायर एनर्जी लेवल पर फेंक दे। ठीक है, तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। उसको कैसे डिनोट करते हैं हम? डेल्टा एच आई ई से, है ना, डेल्टा एच आई ई से, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब डिक्रीज क्यों कर रही है सर? डिक्रीज इसलिए कर रही है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अब n का साइज ये है। अब बिस्मिथ की बात करें, बिस्मिथ की बात करें, एक मिनट, सो बिस्मिथ की बात करें, बिस्मिथ का साइज है ये। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर इस इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। सेम चीज बिस्मथ में देखें तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया है तो उतनी अट्रैक्शन नहीं शो कर पा रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली निकालना क्या हो जाएगा? इजी। इस इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली निकालना क्या है? इजी। और इसको रिलेटिवली निकालना क्या है? डिफिकल्ट भाई, है ना, इसको निकालना क्या है? डिफिकल्ट। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या करती है? वो डिक्रीज करती है एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 14। हाँ बिल्कुल बात सही है। अभी पीछे क्या किया था मैंने? पीछे यही तो दिखाया था मैंने कि जो इसका P है, जो इसका P है, एक मिनट इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये जो P है ये हाफ फिल्ड है, किसमें? ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में ये हाफ फिल्ड है। और ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में कुछ ऐसा सा हो रखा है ना, तो ग्रुप 14 में कुछ ऐसा सा हो रखा है।
सो ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल डेल्टा एच ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 14, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें ग्रुप 15 से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में एज कंपेयर टू ग्रुप 14। अब एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में दो टाइप के रेडियाई होते हैं, कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई। अब कोवेलेंट और जिसको आयोनिक रेडियाई के बारे में नहीं पता है वो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस जाके देखो, 11th पढ़ो, वहां तुम्हें पता लगेगा व्हाट इज कोवेलेंट एंड व्हाट इज आयोनिक रेडियाई। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में भी सीख लोगे वहां पर जाकर। चलो, सो कोवेलेंट और आयोनिक रेडिया इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अबे यार, ये जब नए शेल्स ऐड होते रहेंगे तो रेडिया तो इंक्रीज करनी है, चाहे कोवेलेंट हो चाहे आयोनिक हो, है ना। अब कैसे इंक्रीज होती है वो चेक करते हैं। नाइट्रोजन सबसे छोटा, उससे बड़ा फॉस्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा बिस्मिथ, सॉरी एंटीमनी, और एंटीमनी से बड़ा तुम्हारा बिस्मिथ। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर है इंक्रीज का। अब ये मैं कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रहा हूँ। जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में इंक्रीज को देखें, सो दिस इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज, मतलब ये इंक्रीज आप देख सकते हो, दिस इज एन कंसिडरेबल इंक्रीज। लेकिन जब हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करें, ये इंक्रीज इतना कंसिडरेबल नहीं है। लिखो इसे, ओनली अ स्मॉल increase in size is observed। ठीक है, तो ओनली स्मॉल इंक्रीज इन साइज इज ऑब्जर्व्ड। अब ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, और डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस से आपको पता है क्या होता है, पुअर शील्डिंग शो होती है ना। ये ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। पुअर शील्डिंग का मतलब है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, किससे, जो तुम्हारा सेंटर है उसके अट्रैक्शन से। तो सेंटर के अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, सेंटर और ताकत से खींचेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को, तो साइज जो कंसिडरेबल इंक्रीज होना था वो इंक्रीज नहीं हो पाता। क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। गॉट इट गाइस, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम ग्रुप 2 में बात पीरियड 2 की बात करें तो फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कैरेक्टर है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कैरेक्टर है, पहले तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे सर, सामने भी पड़े हो सकते हैं, किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते, पोलराइजेशन की क्षमता होती है। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात समझ में आई, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। सिंपल सी बात कह रहा है कि डिक्रीज क्या आता है विद इंक्रीज इन साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये समझो कि नॉन मेटल्स का कैरेक्टर है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। अब जैसे ही तुम ग्रुप में नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि साइज में इंक्रीज हो रहा है ना। चलो आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक समझते हो, मोनोएटॉमिक मतलब एक सिंगल एलिमेंट, पॉलीएटॉमिक मतलब दो एलिमेंट्स का या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ होना। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट तुम्हें पॉलीएटॉमिक दिखेंगे। दूसरा है N2 इज अ गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है,
N2 is a gas and rest are solids. N2 गैस है, रेस्ट सॉलिड्स हैं. तीसरा कैरेक्टर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पीछे बात कर ली थी, एंड इंक्रीज इन साइज, है ना. तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और इन साइज में इंक्रीज हो रहा है ना. पीछे बात हो गई थी इन सब दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में. तो सारी प्रॉपर्टीज ना तुम्हारी इंटरलिंक्ड ही है, कोई आगे पीछे कोई एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है. नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट चीज इज योर बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या सिस्टम है? इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना. इंक्रीज कर रहा है जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा डिपेंड किस पे करता है? सर ये तो बता दो. तो ये याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन. एक मिनट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बात समझ में आई? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे कर रहा है? सो यार बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे चलती है? उनके हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट का स्टेटस है, पहले तो नाइट्रोजन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है फॉस्फोरस का, ठीक है, फिर आर्सेनिक का, फिर क्या होता है? एंटीमनी का भी ज़्यादा होता है, लेकिन बिस्मिथ का कम होता है. पीछे आ जाता है एक मिनट, बिस्मिथ का कम होता है, ठीक है. सो दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट, कैसे वेरी करता है. और इंपॉर्टेंट एनॉमली यहाँ देखो, इट जनरली इंक्रीजेस as we go from top to bottom, but bismuth के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत लार्ज एटम है. स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर यहाँ पर प्ले हो जाता है, ठीक है. दूसरे से अट्रैक्ट करने में स्टेरिक थोड़ा हिंड्रेंस आ जाती है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर रहती है बिस्मिथ के आपस के एटम्स के बीच में. डन. चलो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस. ये तो सर बहुत वेग सा पॉइंट हो गया. क्यों? क्योंकि आपने बताया नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है. सो ये याद रखो, जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पैकिंग एफिशिएंसी के, ठीक है. किसके प्रोपोर्शनल है? तुम्हारे पैकिंग एफिशिएंसी के. अब सर पैकिंग एफिशिएंसी कहाँ से आ गई? बेटा पैकिंग एफिशिएंसी है वही वाली एफिशिएंसी है जो हमने कहाँ पढ़ी थी? सॉलिड स्टेट में पढ़ी थी, एफसीसी, बीसीसी, है ना. वहाँ हमने निकाली थी 74%, कितने कितने परसेंट. तो वहाँ हमने जो बात करी थी वही यहाँ की पैकिंग एफिशिएंसी है. तो जिसकी जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, उसका उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट. पूरा थियोरेटिकल डाटा है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी तुम नहीं बता सकते, तुम ये याद नहीं कर सकते किसका एफसीसी है किसका बीसीसी है. तो ये तो चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी. तो नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, एक मिनट, फिर आर्सेनिक का, एंटीमनी का उससे कम हो जाता है, उससे कम हो जाता है बिस्मिथ का. डन. तो इस टेबल को याद कर लो, फायदे में रहोगे. चार्ट को याद कर लो. डन. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो स्टार बना लो. ऑक्सीडेशन स्टेट ही तुम ज़्यादातर कंफ्यूज करते हो. अब देखो, इस ग्रुप में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन है, -3, +3, +5, ठीक. -3 के बारे में बात करें. अब देखो नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो तुम्हारे कौन दिखाते हैं? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. अब जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सारे नॉन मेटल शो करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे मेटल शो करते हैं. तो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन दी मेटालिक कैरेक्टर एंड साइज. बात समझ में आई? नेगेटिव -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. देखो नॉन मेटल से मेटालॉइड फिर मेटल बन रहे. तो -3 क्या है? -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नीचे वाले एटम्स कम शो करेंगे, है ना. और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जो बिस्मिथ है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट
नहीं शो करता। बिस्मिथ डज नॉट शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिस्मिथ -3 से कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है, जिस किसी कंपाउंड का -3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ हो। +5 की बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ये भी मैं बताऊंगा। जनरली दिखाते हैं लेकिन तब भी +5 शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। देखो -3 से तो ज्यादा ही होगी क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन तब भी +5 इतना नहीं शो होता। इसका रीजन है तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि +5 की भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ओनली कंपाउंड जो बिस्मिथ का शो होता है +5 के साथ, ओनली कंपाउंड जो बिस्मिथ दिखाता है +5 के साथ, वो क्या होता है? BiF5। ठीक है, जिसमें बिस्मिथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, क्योंकि फ्लोरीन की आपको पता ही है सर नेगेटिव होती है, -1 -1। फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के साथ -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, चाहे वो OF2 में भी हो। OF2 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वरना तो -2 लेते हैं हम हर जगह। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है? ये हुआ है तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसको नोट कर लो, इसकी अगली स्लाइड में इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में ही बात है, तो अभी बता नहीं रहा, बस नोट कर लो। So, tendency to show +5 oxidation state decreases down the group and this is because of the inert pair effect। अब +3 की बात करते हैं। +3 की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज करती है as we go down the group and this is also due to inert pair effect। अब सर दो प्रॉपर्टीज तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात हो गई है, तो अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, है ना? बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह इसके चर्चे सुनने को मिलेंगे। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू रिमेन अनआयोनाइज्ड एंड अनशेयर्ड। मतलब क्या है कि जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से? s ऑर्बिटल के, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते बॉन्डिंग में। मतलब कि अगर मैं बनाऊं NS2 NP3 तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गए आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स, है ना? दीज आर टाइटली हेल्ड। देखो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब दीज आर टाइटली हेल्ड। अब ये टाइटली हेल्ड है इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, सो आउटर मोस्ट जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनआयोनाइज्ड रहते हैं। देखो मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर बॉन्डिंग होनी है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होकर एक दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा। सपोज ये है तुम्हारा s ऑर्बिटल, ये हो गया तुम्हारा p ऑर्बिटल, ये हो गया तुम्हारा d ऑर्बिटल। अब ये एक्साइट होंगे, एक्साइट होके एक हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, है ना, यहाँ पर। लेकिन ये होता ही नहीं है, ये d ऑर्बिटल में जाने से मना कर देते हैं। These do not get excited, that's why they remain unionized and unshared। ठीक, अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखने के रीजंस क्या हैं। पहली चीज, जो बॉन्ड बन रहा है, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड इज इनसफिशिएंट टू रिलीज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड is not able to release adequate amount of energy। दूसरा रीजन क्या है भाई? पुअर शील्डिंग इफेक्ट
ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। है सर, समझ तो आया नहीं? शील्डिंग फिर आपने लिख दी। देखो अब शील्डिंग इफेक्ट आ गई है, तो शील्डिंग इफेक्ट कैसे ही समझते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो पॉजिटिव, ये एस ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो अगर मेरा यहाँ डी एंड एफ ऑर्बिटल है, फॉर सपोज डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी सर? अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन क्या होगी? Attraction would be more. If attraction is more, then what would happen is, will they go and participate in bond making? नहीं करेंगे, क्योंकि आयोनाइज ही नहीं हो पाएंगे। आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, दूसरे एनर्जी शेल में ही नहीं जा पाएंगे। तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए क्या है? पुअर शील्डिंग है। इसलिए क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इसलिए क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। अगर आयोनाइज होते, देखो अगर ये आयोनाइज हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो फिर कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ ऑर्बिटल्स ही कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन में? 1 2 3, सो +3 है। +3 इज मोर, +5 इज कम, डिक्रीज करता है। बात समझ में आई? किस फंडे से तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। चलो नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। नाइट्रोजन डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है? खाली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ जब वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन करता है सर, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का से क्या मतलब है आपका? सो डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब है, कभी भी ये वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेट बोले तो इसका मतलब ये है कि दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो नाइट्रोजन +5 शो नहीं करता है। ठीक है, खाली जब वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है तब जाके वो जो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन के भी ना करने के, सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन करने के कुछ रूल्स होते हैं। सो पहला रूल क्या है कि नाइट्रोजन को हमेशा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, कि ओनली इट शुड बी प्रेजेंट विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड रहना चाहिए। दूसरी चीज है वो हमेशा +1 to +4 के बीच में रहना चाहिए। मतलब कि जो कंपाउंड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है उसमें नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच में रहनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। अब देखो HNO2 क्या करेगा? डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा किसमें? NO में प्लस HNO3 में। अब यहाँ HNO2 क्या है? HNO2 को तुम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +3 आएगी। ये खुद का रिडक्शन करता है और यहाँ पर जाता है, यहाँ पर N की क्या है? +2, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। सो रिडक्शन करके +2 बना रहा है, खुद को ऑक्सीडेशन शो करके। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन में ये +5 बना रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? सो ये तो हो गया तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन का फंडा। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। आगे बात करें फॉस्फोरस की। हाँ, सो फॉस्फोरस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉस्फोरस तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है एसिड सोल्यूशन में और एल्कली सोल्यूशन में। सो P फॉर फॉस्फोरस, P फॉर डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक,
डी से शुरू होता है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन पी से तुम बना सकते हो कि इतने बार पी है इसमें तो फॉस्फोरस तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। अब फॉस्फोरस अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे +1 में हो, चाहे +2 में हो, चाहे +3 में हो, चाहे +4 में हो, इनमें से किसी में भी अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट करके किस में बना लेगा, वो बना लेगा +5 और -3 के कंपाउंड्स। ठीक है, पीछे अगर आपने गौर किया होगा तो नाइट्रोजन +2 +5 के कंपाउंड्स क्रिएट कर रहा है। सॉरी, यह -2 है, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज -2, मैंने अभी ध्यान दिया, दिस इज -2। ठीक है, सो यहाँ पर -2 है, यहाँ +5 है। आगे चेक करेंगे, सो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है किस में, एसिड सोल्यूशन में, एल्कलाई सोल्यूशन में, टू फॉर्म +5 एंड -3 का कंपाउंड। अब +5 और -3 का कंपाउंड है तो मतलब कैसे काम कर रहा होगा, यहाँ देखो, फॉस्फोरस कौन सा सोल्यूशन, कोई मैंने डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है किसी एल्कलाई में या एसिडिक सोल्यूशन में टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ +5 एंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, +5 और -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बना रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, अगर नेक्स्ट बात करें तुम आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मिथ की। सो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल, ठीक है, और फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन उनको दिखाने का मन नहीं करता, सो इट बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारा जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है ऑफ नाइट्रोजन इज 4। अब कोवेलेंसी के बारे में हम बहुत चीज़ें बात कर सकते हैं कि क्या होती है कोवेलेंसी, कैसे दिखती है। ये देखो, जितने बॉन्ड बना रहा है, जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, वो तुम्हारी कोवेलेंसी है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो गई 4। लेकिन जो इससे बड़े एलिमेंट्स हैं, जो इससे हैवियर एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या है, उनमें डी ऑर्बिटल खाली है, उनमें क्या है, डी ऑर्बिटल खाली है, तो वो ऑक्टेट एक्सपेंशन शो कर सकते हैं। अब हमने 10 तक पढ़ा था, 10 तक क्या पढ़ा था हमने, कि जो ऑक्टेट रूल है भाई, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये वायलेट नहीं हो सकता। लेकिन अब 11th में आके हमने ये सीखा कि ऑक्टेट रूल तो वायलेट होता है। क्यों वायलेट हो रहा है, क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है एक्चुअली, सो इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांजिशन मार देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर ट्रांजिशन मार देते हैं, जिसकी वजह से अपनी कोवेलेंसी ज़्यादा शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ले लो, PF6-, है ना, तो यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस ने अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, क्यों एक्सपैंड कर पाया है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या था, वेकेंट डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट बात करते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की वो प्रॉपर्टीज जो वो सबसे मिलती जुलती नहीं दिखाता। अब पहली बात है भाई, नाइट्रोजन ही क्यों, नाइट्रोजन ही क्यों हमारा शरारती पुत्र है, बाकी सब क्यों नहीं, तो इसके रीजंस हैं। पहली चीज़, नाइट्रोजन का एक तो स्मॉल साइज है। अब तुम्हें पता ही होगा, घर में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे शरारती होता है, तो किसी भी ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट ही उसका सबसे शरारती एलिमेंट है। सो नाइट्रोजन का सबसे स्मॉल साइज, पहली चीज। दूसरी है उसकी हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है,
दूसरी हो गई तुम्हारी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा रीजन हो गया उसका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चौथा रीजन हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो चार कारण क्या हुए, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसलिए नाइट्रोजन एनोमलस है। फिर नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन एक ही टाइप के बॉन्ड शो करता है, मल्टीपल पी पाई बॉन्ड्स, ना वो पी पाई बॉन्ड बनाता है ना वो डी पाई बॉन्ड बनाता है। अब सर ये पी पाई क्या है और डी पाई क्या है, देखो पाई बॉन्ड तो समझते हो, सिग्मा बॉन्ड समझते हो, पाई बॉन्ड समझते हो, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक, तो नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है पी पाई बॉन्ड्स, मतलब कि जब शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन से, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो वो पी पाई ऑफ नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन का भी पी पाई यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई, या दूसरे एलिमेंट का भी पाई पी ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड बन रहा है, वो पी ऑर्बिटल एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पी ऑर्बिटल में शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए हम उसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, बात करें अगर एन डबल बॉन्ड ओ की, किसकी, एन डबल बॉन्ड ओ की, तो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल काम कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल काम कर रहा है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो पी पाई में शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बात वही है सेम। अगला पॉइंट है पी पाई बॉन्ड्स के एग्जाम्पल है सारे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज वीकर देन फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस बिकॉज ऑफ रिपल्शंस बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपल्शन है। अब सर क्या बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अब नाइट्रोजन क्या है, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, इसके ऊपर छतरी में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके छतरी में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये क्या करते हैं, आपस में कटते हैं, है ना। अब कटते क्यों है सर, मैंने क्या लिखा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज है इनका, स्मॉल, इसलिए कटते हैं। अगर मैं इनका लार्ज साइज कर दूं एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, तब नहीं कटेंगे भाई, तब नहीं कटेंगे, दूर दूर हो गए भाई, लार्ज साइज की वजह से दूर दूर हो गए। ठीक है, तो तब नहीं कटते। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब आगे क्या लिख रहा है कि हायर एलिमेंट्स कैन फॉर्म भाई पी पाई एंड डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। अब बात मुझे समझ नहीं आई सर, आपने तो कहा था कि नाइट्रोजन खाली पी पाई बनाता, तो डी पाई कहाँ से आ गया। लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि हायर एलिमेंट्स में क्या, कौन सा शेल खुल जाता है सर, डी ऑर्बिटल खुल जाता है। अगर डी ऑर्बिटल खुल गया तो डी ऑर्बिटल में शेयरिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, तो पी से एक में दिया, डी में एक ने ले लिया, तो पी पाई डी पाई बन गया। वैसे ही एक ने अपने डी से दिया, दूसरे ने अपने डी में लिया, डी पाई बन गया। बात समझ रहे हो। सो हायर एलिमेंट्स पी पाई डी पाई भी बनाते हैं और डी पाई भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें R3P डबल बॉन्ड O की। अब O क्या है सर, ये तो P में ही, P से ही बनाएगा ना, O तो P ऑर्बिटल से ही बनाएगा, लेकिन जो P है ये किस में बना सकता है सर, ये अपना D यूज कर सकता है। ठीक है, और बीच में पाई बॉन्ड बन रहा, तो यहाँ क्या बन रहा है सर, डी पाई पी पाई टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है, डी पाई पी पाई टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल आपका कौन यूज कर रहा है, पी यूज कर रहा है, और पी ऑर्बिटल आपका ऑक्सीजन यूज कर रहा है। ठीक है, आगे बात करें किसके, डी पाई की, तो डी पाई का एग्जाम्पल आपका पक्का वाला एक लिगेंड हो गया। अब यहाँ कोई मैं लिगेंड बना देता हूँ, ये रहा कोई मेटल, यहाँ लिगेंड है, यहाँ पर इसके टकले में दो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देगा एंड दिस इज द लिगेंड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा
एक मिनट गाइस, थोड़ी हमारी स्लाइडें पीछे हो गई हैं, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल ग्लिच। हाँ, सो यहाँ पर जो लिगेंड में बॉन्ड बन रहा है ना, लिगेंड या बॉन्ड बनेगा वो कौन से ऑर्बिटल में बन रहा है सर? डी पाई में बन रहा है। कौन से ऑर्बिटल में बन रहा है? डी पाई में बन रहा है। ठीक है, चलो अब रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी मतलब हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो होती है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ जो यहाँ पर हाइड्राइड्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? हाइड्राइड्स बन रहे हैं, वो EH3 टाइप के। ठीक है, जहाँ पर E क्या हो सकता है? नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, है ना। E क्या हो सकता है? नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। डन। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, एक मिनट। सो हाउ इज स्टेबिलिटी गोइंग टू अफेक्ट? अब स्टेबिलिटी कुछ ऐसे रहती है, बात करेंगे क्यों रहती है, लेकिन स्टेबिलिटी का चक्कर ये है, जब तक लिख रहा हूं कुछ अपना भी दिमाग लगा लो। सर स्टेबिलिटी ऐसे दिखती है, मतलब एज वी गो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि बेटा लोग बिस्मिथ का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, बिस्मिथ का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है। और हमें पता है एज साइज इंक्रीजेस, या ये लिखो एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि बिस्मिथ का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज जो छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रही है। सो एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है? वो डिक्रीज करती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। फिर उससे कम फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में, फिर आर्सेनिक, फिर बिस्मिथ, फिर एंटीमनी, और फिर बिस्मिथ। बात समझ रहे हो? तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। तो बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है? बिस्मिथ और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो उस बॉन्ड को इजीली हम तोड़ सकते हैं। चलो आगे चले। अगली बात है तुम्हारे रिड्यूसिंग नेचर की। अब रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब है, पहले वो समझ लो। रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब है? टेंडेंसी टू रिलीज, अगर ये बिस्मिथ है तो टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस, टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन एज हाइड्राइड, दिस इज रिड्यूसिंग नेचर। मतलब कभी भी कोई बोले कि BH3 हो गया या PH3 हो गया, कुछ भी हो, रिड्यूसिंग नेचर कैसे देखोगे? सर उनकी टेंडेंसी वो कितनी जल्दी H- आयन को छोड़ देते हैं, कितनी जल्दी वो H- आयंस को छोड़ देते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर, देखो बिस्मिथ को रहना अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो क्या करेगा? भाई हाइड्रोजन तू अपने इलेक्ट्रॉन ले जा, तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जाए, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे पॉजिटिव बनने दे। तो बिस्मिथ का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? एंटीमनी, फिर उसके बाद आर्सेनिक, फिर उसके बाद PH3, फिर उसके बाद NH3। बात समझ में आई? क्योंकि H- कौन सबसे जल्दी रिलीज कर देगा? बिस्मिथ। चलो बेसिसिटी की बात करें। अब बेसिसिटी क्या है? जो लोन पेयर, जो लोन पेयर अपने पास ज्यादातर रखे वो ज्यादा बेसिक है। ठीक है, लोन पेयर खींच के कौन रह सकता है सबसे ज्यादा? NH3, फिर तुम्हारा PH3, फिर तुम्हारा ASH3, फिर तुम्हारा SbH3, फिर तुम्हारा BiH3। ठीक है, जो इजीली अपने लोन पेयर दे दे या अपने
लोन पेयर को अपने पास रखे, देने के लिए तो रखेगा, वही ज़्यादा बेसिक है। एसिड क्या होता है? एसिड होता क्या है? H+ बनाता है ना। बेसिक चीज़ होती क्या है? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है किसी भी सोल्यूशन से, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो उसके इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जो लोन पेयर पड़ा है BiH3 में, वो क्या है? इट इज प्रेजेंट ओवर अ लार्ज साइज, इट इज प्रेजेंट ओवर अ लार्ज साइज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। सो बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहता है सर? pH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन BiH3, ये रहता है बॉइलिंग पॉइंट का स्टेटस। अब NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सर बीच में क्यों है? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बीच में है, मतलब इसका फॉस्फोरस से ज़्यादा है, आर्सेनिक से ज़्यादा है। अब तो बता दो कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए NH3 का ज़्यादा है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट सर डिपेंड किस पे करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है तुम्हारे LDF पे। LDF क्या हुआ सर? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को कैसे देखोगे? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। Directly proportional to mass is directly proportional to the surface area। और सरफेस एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग है उतना कम सरफेस एरिया हो जाता है। बहुत बहुत चीजें हो गई स्लाइड पे, है ना। तो हमने रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन सारी चीजें देख ली हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे रिएक्टिविटी बनती है, और मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। बेसिकली आपको कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए रिएक्टिविटी में। ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स की बात करें तो दो टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, E2O3 और E2O5। कौन कौन से ऑक्साइड्स बन रहे हैं? दो टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, E2O3 और E2O5, ठीक है। सो एक पॉइंट यहाँ आता है, एक पॉइंट यहाँ आता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, मतलब मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ। क्यों? बिकॉज they can accept more number of electrons. So more the oxidation state, more is the acidic strength, because they can accept more number of electrons. अब जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मतलब सर ये बात हमें समझ नहीं आई, ठीक है, कि आपने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बोला है। चेक करो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा आर्सेनिक और एंटीमनी, और यहाँ लिखा मैंने बिस्मिथ। अब हमने एक बात पढ़ी है कि मेटल्स तुम्हारे हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल्स तुम्हारे हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब बिस्मिथ औरों की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना। वही तो चीज़ मैं ऊपर बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों बना रहे हैं। ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स इसलिए बना रहे हैं, लिखो इसको, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स इसलिए बना रहे हैं बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एंटीमनी और ये तुम्हारा आर्सेनिक है, ये तुम्हारा एम्फोटेरिक बना रहे हैं। एम्फोटेरिक जो जगह देख के अपना काम बदले, कभी बीजेपी में चला जाए, कभी कांग्रेस में चला जाए, तो वो तुम्हारे एम्फोटेरिक हो गए। और बेसिक क्या है, मतलब बिस्मिथ क्या है? वो एक बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि मेटल है भाई,
ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। लास्ट बात करते हैं इस टॉपिक पे, वो है हैलोजेंस। सो हैलोजेंस दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, EX3 और EX5 टाइप। ठीक है, अब नाइट्रोजन तुम्हारा पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, मतलब कोई भी NX5 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा सर? क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सेम चीज मैंने पॉइंट में लिखा है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। अब ट्राई हैलाइड सबके स्टेबल है एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजन। ट्राई हैलाइड सबके स्टेबल है एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि अगर NCl3 बना दूं या NBr3 बना दूं तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। लेकिन एक बात है गाइस जो आपकी नोट करने वाली है कि NF3 स्टेबल रहता है। NF3 स्टेबल है, यहां लिख दो अनस्टेबल। ये दोनों अनस्टेबल हैं लेकिन NF3 स्टेबल है। अब NF3 स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है यहाँ पर फ्लोरीन के आगे झुक जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे लगा जो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे जो लगा इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन की तरफ पोलराइज हो जाता है। तो ऐसे लिखो, स्टेबल as electron gets displaced towards fluorine. Done. अब except BiF3 all trihalides are covalent in nature. ठीक है, BiF3 क्या है तुम्हारा? आयोनिक है, बाकी सारे कोवेलेंट है। अब यहाँ तुम्हें पता होगा फेजान्स रूल, 11th में पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाते 12th में। फेजान रूल के हिसाब से ये मैक्सिमम मिनिमम कोवेलेंट, तो मिनिमम कोवेलेंट मतलब मैक्सिमम आयोनिक, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो आज के लिए इतने लेक्चर में, तो मतलब बहुत लंबा लेक्चर हो गया जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज किसके बारे में बात करी है। हमने बात करी ऑक्साइड्स, हैलोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, किस टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं, एनोमलीज देखी हैं, कोवेलेंसी देखी है, डिस्प्रपोर्शनेशन चेक किया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट चेक किया, ऑक्सीडेशन स्टेट देखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बात करी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड, कीप स्टडिंग with carbon classes.